हमारे बीच हमारे नेक्स्ट स्पीकर उपस्थित हो चुके हैं। मैं सर का स्वागत करने के लिए हमारी अधिष्ठाता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगी। डॉक्टर MP ठाकुर सर, और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हमारे भी डीन रह चुके हैं सर, तो हमारे पास्ट में डीन रहे हैं और अभी वर्तमान में सर जो हैं वो ICAR के नोडल ऑफिसर हैं। जितनी भी गतिविधियां ICAR से संबंधित होती हैं वो सर के माध्यम से की जाती है। और सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप सबके बीच में अपना चर्चा लेके आए हैं, जो कि है पाथवेज टू एकेडमिक ग्रोथ एंड ओवरव्यू ऑफ ICAR एंड UGC इनिशिएटिव्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और मैं उम्मीद करूंगी कि कुछ प्रश्न आपके तरफ से आना चाहिए। सर, वेलकम है आपका। थैंक यू डॉक्टर अनु वर्मा। मंच पर विराजमान कृषि महाविद्यालय रायपुर की सम्मानीय अधिष्ठाता डॉक्टर आरती गोहे जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सम्मानीय संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर SS टोटेजा जी, अभी अभी इस सभागार में पधारे भूतपूर्व अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय डॉक्टर GK दास साहब, डॉक्टर सोनी और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मुझे जो विषय आज आप लोगों के बीच में रखने का दिया गया है उस पर मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा 15 मिनट में, और उसके बाद जो है जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आमंत्रित हैं। विद्यार्थियों, दीक्षारंभ 2025 का आज आपका तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में मेरे ख्याल से इसके पूर्व जो है बहुत सारे वक्ताओं ने आपको अपनी बातें रखी हैं, अपने अनुभव से आपको परिचित कराया है। हो सकता है उसमें कुछ रिपीटिशन हो, तो रिपीटिशन के लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इस शिक्षा नीति के यदि आप मूलभूत उद्देश्यों को देखें, मेरे को पता है कि आपको बहुत विस्तार में इसके विषय में डॉक्टर बेरुलकर के द्वारा बताया जा चुका है। ये जो राष्ट्रीय कृषि नीति है, यदि आप मुझसे एक लाइन में पूछें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका उत्तर होगा कि ये शिक्षा नीति पहले 1986 में लागू हुई थी, ने उसका रिवीजन हुआ था, और 1986 के बाद से अभी तक भारत सरकार की ओर से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी ओर से, इसमें कोई तब्दीलियां नहीं की गई थी। और आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 दशक में इतने आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, किसी भी, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इनको शायद पहले की शिक्षा नीति में समाहित नहीं किया गया था, इसलिए 21वीं सदी के अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मेरे ख्याल से शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने महसूस किया कि हमारी जो 1986 की शिक्षा नीति है उसमें बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। यदि मैं 2 लाइन में ये कहूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, तो मैं यही कहूँगा आपको कि ये नीति वो है जो कि विद्यार्थी के लिए केंद्रित है, विद्यार्थी के लिए बनाई गई है, और इसमें जितनी ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को दी गई है, विद्यार्थियों को दी गई है, वो शायद पहले की कृषि शिक्षा नीति में नहीं थी। और इसमें मुख्य रूप से कौशल आधारित और छात्र केंद्रित, ये 2 वर्ड जो हैं, और अधिक समावेशी, ये 3 वर्ड जो हैं, ये इस शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं मैं कहूँगा, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। मुझे जो विषय दिया गया है कि ICAR और UGC, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने केवल UGC का नाम सुना था, और हमारी जो कृषि शिक्षा है इसके लिए अलग से एक स्वायत्ती संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं। और यही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है
जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, आपने नाम सुना होगा, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, कितने लोगों ने नाम सुना है? जरा हाथ उठाइए। बस आधे ही लोगों ने सुना है। चलिए, अच्छी बात है। कृषि महाविद्यालय में प्रवेश लिए हो तो आप जिसके तहत यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ये वही मंत्रालय है। तो कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के विषय में आपको जानना। और कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसे डेयर के नाम से जानते हैं। व्हाट इज डेयर? डेयर इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये जो आईसीआर है, ये डेयर के अंडर में काम करता है। और ये जो आईसीआर है, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, और ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाता है, सेक्रेटरी डेयर कहलाता है, और ये डायरेक्टर जनरल आईसीआर भी कहलाता है। और आईसीआर क्या है? ये एक प्रकार से इसके सोसाइटीज एक्ट के तहत 1929 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अभी भी ये सोसाइटी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतनी वृहद सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, जिसके अंडर में सारी कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार के कार्य समाहित हैं। तो ये छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कंट्री का इतना विशाल ऑर्गेनाइजेशन है। कंट्री का क्या, मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड का एग्रीकल्चर का इतना बिगेस्ट नेटवर्क है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आईसीआर के माध्यम से, यहाँ डायरेक्टर एक्सटेंशन अभी बैठे हुए थे, आपको मैं बता दूं कि 734 कृषि विज्ञान केंद्र वर्क कर रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। तो आईसीआर के तहत, आईसीआर बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, और आईसीआर के तहत हमारे सारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फिशरीज यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं। आज की तारीख में केवल 78 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये जो स्वायत्त विभाग है आईसीआर, ये दुनिया के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क में से एक है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान और कृषि विस्तार कार्य को पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित करना है। और इस परिषद के द्वारा, या इस परिषद में पहले तो 113 नेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जो माननीय मोदी जी ने इसको थोड़ा कम करके अभी लगभग 102 इंस्टीट्यूट्स में आ गए हैं। इन इंस्टीट्यूट के विषय में आप नेट पे जाएं तो सारी जानकारी उपलब्ध है। और मैं समझता हूं कि आईसीआर के ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आप अपने आप को कहाँ फिट कर सकते हो, इन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में आपको जानना, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, और सारे हमारे विश्वविद्यालय जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, फिशरी हो, डेयरी हो, ये सब जो है इसी आईसीआर के अंडर में काम करते हैं। ये आईसीआर जो है, आप तो सारे स्टेट एग्जामिनेशन से आए हुए हैं, बाकी आप देखेंगे अभी कि शायद इस माह के अंत तक आपके कुछ साथी और आपको ज्वाइन करेंगे। जो आईसीआर के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसका एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये आईसीआर का जो एग्जाम है, दिस इज कॉल्ड ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। ये पहले आईसीआर ही कंडक्ट करती थी, अभी आईसीआर ने दायित्व किसको दे दिया है? एनटीए को दे दिया है। एनटीए इज अगेन ए बिगर अम्ब्रेला। ये सारा नीट, और आपने सब सुना होगा नीट वगैरह, सारा एनटीए करती है। तो एनटीए के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसका नाम है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। आपको ज्ञात होगा कि पहले 15% जो एडमिशन्स होते थे थ्रू आउट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या वेटनरी यूनिवर्सिटीज, वो इसी के माध्यम से होते थे। 15% सीट्स वेर रिजर्व्ड in all agriculture universities for the students who were coming through this examination. But now this percentage has been increased from 15 to 20. ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि AIEEA यूजी का भी होता है और पीजी का भी होता है, और AIC ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी में एक फेलोशिप मिलती है आपको, जिसका जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके लिए भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तो आपका स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप यहाँ आकर के और यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आईसीआर को टारगेट करिए और अभी से ये प्रण करिए कि आप ये AIEE के थ्रू पीजी में किसी बड़े संस्थान में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो अध्ययन है वो करेंगे।
और इसके इतने फ़ायदे हैं, यदि आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हैं तो आपको इतनी हैंडसम फेलोशिप मिलती है जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे याद है जब मेरे को जीआरएफ फेलोशिप मिली थी तो मेरा खर्चा जो है वो 200-250 रुपये हुआ करता था, मंथली खर्चा पूरे हॉस्टल का। और मेरे को ये फेलोशिप का अमाउंट कितना था पता है आपको? 400 रुपीज़। मैं 150 रुपये पर मंथ 1982 में कमा करके अपने पिताजी को देता था। और ठीक उसी प्रकार से ये फेलोशिप, सीनियर एसएस फेलोशिप मेरे को मिली, उस समय इसका अमाउंट था 600 पर मंथ। उसमें से 350 रुपये खर्च होते थे और लगभग 50% आई वॉज रिटर्निंग बैक टू माई फैमिली मेम्बर। तो आप कह सकते हो कि यदि आपने AIEE के थ्रू एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप ये समझिए कि आपके पिताजी को एक पाई भी आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उल्टा आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। इतनी फेलोशिप का अमाउंट है। जानना चाहोगे कितना है? ये अमाउंट है जो यहाँ पर AIEE के थ्रू इसका अमाउंट है पीजी का, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, वो है 12,640 रुपये और 6,000 कंटेंजेंसी। और जो JRF है, जो सीनियर एसएस फेलोशिप कहलाती है, PhD के 2 साल में, उसका अमाउंट है 31,000 रुपीज़ पर मंथ। अभी आप ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी के लिए जाते हैं तो 30,000 की नौकरी नहीं मिलती है आपको। यहाँ पढ़ने के लिए कितना मिल रहा है आपको? 31,000 रुपीज़। और PhD में जब आप 3rd ईयर में पहुंचेंगे तो कितना मिलेगा? 35,000 रुपीज़, अलॉन्ग विद दी कंटेंजेंसी अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़ पर ईयर, जो आप अपने बुक्स के लिए और इन सब के लिए खरीद सकते हैं। यहाँ एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो 2 एग्जाम है AIEE फॉर PG और PhD के लिए, इसमें हमारे राज्य से बहुत कम बच्चे, और यहाँ तक कि मैं आपसे ये कहूँ कि AIEE जो UG के लिए होता है, जिसके माध्यम से आपके पास बच्चे जो आएंगे वो शायद इस माह के एंड में आए, तो ये जो एग्ज़ाम है ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। और इसमें यदि आप आते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि NTS जो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप होती है, जो कि UG में फर्स्ट ईयर में आपको पर मंथ मिलती है 3,000 रुपये। ये भी अमाउंट बहुत बड़ा है। आपका खर्च कितना है? अभी कितना खर्च आता है मंथली? अभी अभी आए हो, मालूम नहीं होगा कितना आएगा। पिताजी को बताया होगा ना, BSc AG करने जा रहा हूं तो कितना मंथली आपको पैसा देना है, बताया होगा ना। तो ये 3,000 रुपीज पर मंथ फेलोशिप है। कौन सी? NTS UG, जो कि बहुत बड़ी तादाद में मिलती है, बहुत बड़ी संख्या में इसकी जो नंबर है, अभी तो ये बहुत बढ़ गया है। ये पहले देखिए आप, यहाँ पर UG के लिए 15% थी, ये अब हो गई 20%। और 20% मतलब कितना हुआ? लगभग 3,000 के ऊपर सीट्स हैं आपकी। UG में NTS जो आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलती है, उसकी सीट्स कितनी हो गई? 3,000। और ठीक इसी प्रकार से PG में ये जो 25% मैंने दिया है जानबूझ के, ये हो गया 30%। ये कितना हो जाएगा? लगभग 3,300 के ऊपर जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि नेशनल लेवल का जो एग्जाम है बहुत कठिन एग्जाम नहीं है। यदि आप सीरियसली इस एग्जाम को दें तो ये एग्जाम को क्रैक करना बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे तो ये सीट जो है बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए इस एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन अभी की तारीख में नंबर ऑफ सीट्स ICAR ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, और ये आप सीट्स देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से PhD की भी जो 905 सीट दिख रही है, ये भी लगभग 1,200 के ऊपर है, क्योंकि ये भी 30% हो चुकी है। तो आप सोचिए कि जो ICAR है, ICAR इज गिविंग अ हैंडसम फेलोशिप टू द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट, those who are pursuing undergraduate program, those who are pursuing postgraduate program and PhD program। ये एग्रीकल्चर स्टडीज जो है BSc AG ऑनर्स एग्रीकल्चर में होती है, हॉर्टिकल्चर में होती है, फॉरेस्ट्री में होती है, वेटनरी में होती है। और MSc में आप शायद यहाँ यदि आप देखेंगे तो हमारे पास 20 डिपार्टमेंट्स हैं MSc के, लेकिन ऑल ओवर इंडिया यदि आप देखें तो देयर आर 33 डिपार्टमेंट्स जिसमें आप PG कर सकते हैं। तो PG के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर यू स्टार्ट टारगेटिंग की अभी आपको 1 साल में सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ चुके होंगे, और आप ये प्लान करिए कि आपको कौन से डिसिप्लिन में जाना है। और हमारे यहाँ तो 20 है, मैंने आपको बताया PG होती है 33 डिपार्टमेंट में। तो आउटसाइड द स्टेट जो है, यदि आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस ICAR
ऑल इंडिया टेस्ट, ओके। MBA है, MSc फॉरेस्ट्री है और PhD हमारे यहाँ 19 है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब मैं आता हूँ कि ICAR की जो नवीनतम पहले हैं कृषि शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या है। ICAR जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके काम है, पहला काम जो आपसे रिलेटेड है वो है एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिफॉर्म्स। ये मेजर काम है ICAR का जो ICAR करती है। और इसके तहत ICAR में एक बोर्ड है जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड। और ये वो बोर्ड है जो ICAR कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसके जो मेंबर्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी में जाकर के और उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, उस हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को, उस फॉरेस्ट्री की, वेटनरी की यूनिवर्सिटी को 5 साल के लिए गुणवत्ता प्रदान करते हैं। ये जो बोर्ड है, बोर्ड की कमेटी आती है, विजिट करती है। अभी हमारा भी ड्यू है 2024 से हमारा एक्रीडेशन ड्यू है, जो कि शायद इस साल तक आई होप कि हो जाना चाहिए। तो हमें जो एक्रीडेशन मिलेगा वो ICAR के इसी NAEB के तहत मिलेगा। तो ये NAEB जो है, नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड, ये ICAR का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड है जिसकी जवाबदारी है जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं जो एग्रीकल्चर के ICAR के तहत आते हैं, उन विश्वविद्यालयों के और उनके पाठ्यक्रमों का आकलन करना और उसमें गुणवत्ता को बनाए रखना। अभी आप जो 6 डीन्स कमेटी देख रहे हैं जिसमें डॉक्टर वेरुलकर ने आपको लेक्चर दिया है, ये जो 6 डीन्स कमेटी है ये ICAR ही तैयार करती है और ICAR के लोग ही SAU के साथ मिलकर के और ये सारे सिलेबस तैयार करते हैं, PG के, PhD के और ICAR के और UG के। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो NEP के तहत उनको बहुत बड़ी स्वायत्ता दी गई है। जो यूनिवर्सिटी चाहे वो अपने अनुसार सिलेबस फ्रेम कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। We are governed by, all the agriculture universities are governed by ICAR regulations. So we are not free to make our own syllabus as per the need of the days. तो लेकिन इसमें ICAR ने कहा है कि 30% फ्रीडम हमको दी गई है। 30% फ्रीडम जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए कर सकती है। इसके अलावा आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। छात्रों को वास्तविक कृषि गतिविधियों में भाग लेने के लिए और उनको आत्मनिर्भरता या इंटरप्रेन्योरशिप को प्रोवाइड करने के लिए मैं समझता हूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और ये वो कोर्सेज है जिसको आप 6 माह पढ़ के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे। मैं चाहूँगा ये कोर्स अभी हमारे फर्स्ट ईयर में चलना शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट में और सेकंड सेमेस्टर में, ये थर्ड और फोर्थ में भी चलेंगे, जिनको आप शायद ऑप्शनल कोर्स के रूप में 5 क्रेडिट का आपको दिया गया है। इनको आप अच्छे से फोकस करें क्योंकि ये वो कोर्स हैं जिसमें NEP के तहत ये माना गया है कि यदि ये कोर्स करने के बाद यदि आप 1 साल बाद चले भी जाएं तो आपको सर्टिफिकेट प्रदान की जा सकती है। और ये वो कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आप आत्मनिर्भरता की ओर, उद्यमता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो 5 क्रेडिट के कोर्स हैं इनको बहुत सीरियसली लें और ये पूरे प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं 0+5 के। इसके अलावा ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत ICAR जो है बहुत पैसे देती है, जिसमें हम बहुत सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं SC/ST के बच्चों के लिए। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। अभी हमारे 5 महाविद्यालय को पिछले बार एक नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने 1200 करोड़ रुपए हमारे ICAR को प्रदान की थी। और ICAR ने ये पैसा जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ को दिया। काहे के लिए? उसमें मेनली था इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। और इसमें 5 करोड़ रुपए हमारे 5 महाविद्यालय को मिला था जिनको पिछले बार एक्रेडिटेशन नहीं हुआ था। 1-1 करोड़ रुपए एक कॉलेज को मिला ताकि इन महाविद्यालयों में अच्छी छात्रावास की फैसिलिटी तैयार हो सके, पुस्तकालय हो सके, खेल सुविधा हो सके, आधुनिक फार्म और ये सारे संसाधन जो है वो हम विकसित कर सकें। इसके लिए हमको वो पैसा प्रदान किया गया था। डिजिटल एंड एक्रीडेशन सिस्टम, अभी एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है डॉक्टर नायडू ने शायद आपको इस पर जानकारी दी होगी। ये डिजिटल एंड एक्रीडेशन सिस्टम, इसको ऑल ओवर इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और इस सिस्टम, जब ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आई टेल यू फ्रेंड्स, यदि आप BSc AG के बाद MSc बाहर से करना चाहते हो या इवन BSc AG मान लो 4 साल का कोर्स है, 3 साल यहाँ करना चाहते हो, 1 साल का कोर्स आपको ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये प्रोविजन आपको NEP 2020 देगी।
और चूंकि हमारे यहाँ NEP 2020 लागू हो गई है, लेकिन अभी तक ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, हाइब्रिड प्रोग्राम, अभी तक शायद इस पर कुछ डिसीजन विश्वविद्यालय ने नहीं लिया है। मैं यहाँ पर माननीय अधिष्ठाता महोदय उपस्थित हैं, पूर्व अधिष्ठाता भी हैं। मैंने तो प्रयास किया था, मैं उन दोनों से आग्रह करूँगा कि जितनी जल्दी हो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम फर्स्ट ईयर से प्रारंभ किए जाएं, ताकि हमारे बालक, हमारे छात्र छात्राएं यदि ये बाहर की यूनिवर्सिटी में अपना फोर्थ ईयर का कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको, जो ऑस्ट्रेलिया में एक वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। अभी हम लोग उससे MOU साइन कर रहे हैं। उस MOU के तहत 3 साल आप यहाँ करिए, 1 साल आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, और ये जो 3 साल आपने किया है ये क्रेडिट सारी वहाँ कंसीडर होंगी, और उसके आधार पे आपको वो चौथे साल आप वहीं करेंगे तो IG की भी आपको 1 डिग्री देगी, BSc AG की, और उसी प्रकार से अनदर बैचलर डिग्री यू कैन गेट इट फ्रॉम वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये जो एक्रेडिटेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है ताकि आप पूरे विश्व में जहां चाहे वहां पढ़ सके, जहां चाहे वहां क्रेडिट का ट्रांसफर हो सके। इसीलिए ये यूनिक ID भी आपको प्रदान किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको NAHEP का कहा, 1200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से DDG ICR को दिए गए थे, और इसके तहत बहुत सारा सुदृढ़ीकरण IIT इसमें डिजिटलाइजेशन की ओर किया गया है, और बहुत सारे इनोवेशन जो है वो इस नाहेप प्रोजेक्ट के तहत किए गए हैं। इसी प्रकार से एक है रिसेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, इसमें वर्चुअल सिंपोजियम है, PM 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो ICR ने लिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी पुस्तकें हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल हुआ करती थी, कुछ ही जनरल अवेलेबल हुआ करते थे। अभी ICR ने क्या किया, पहले ICR सारी यूनिवर्सिटीज के लाइब्रेरी को पैसे देती थी, अभी ICR ने क्या कर दिया, बोले आपको हम पैसे नहीं देंगे। पैसे किसको देंगे, पैसे देंगे ये 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ये पैसा जा रहा है एक दूसरी संस्था को, और ये संस्था उस पैसे से आपको हजारों जर्नल्स, हजारों नवाचार और हजारों प्रकार की पुस्तकें आप फ्री एक्सेस कर पाएंगे। तो ये 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एशियन फेलोशिप, एक्सपेंशियल लर्निंग यूनिट्स, MOOCs, इसके तहत जो है ढेर सारे कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। एक और NEP की विशेषता मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 6000 कोर्स हैं। पहले हमारे टाइम पे हम एग्रीकल्चर के जो हमारे डीन साहब ने बताया वही कोर्स पढ़ पाते थे। अभी क्या है, अभी आपको इतनी फ्रीडम है कि आप जो कोर्स चाहें, आप एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन यदि आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपका स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, यू कैन कंप्लीट दोस 10 क्रेडिट कोर्स, और ये सारी MOOC में और उसमें दूसरे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्सेज आपकी 10 क्रेडिट के ऑनलाइन कोर्सेज चलेंगे। ये सारे की सारे कोर्सेज जो हैं ये आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये फ्रीडम पहले नहीं थी, ये फ्रीडम पहले बिल्कुल नहीं थी। जो टीचर ने कह दिया, डीन ने कह दिया, विश्वविद्यालय ने कह दिया, उसके अलावा आप दाएं बाएं नहीं जा सकते थे। NEP ने आपको बहुत सारी फ्रीडम दी है। ये 10 क्रेडिट के कोर्स जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो जो एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, यदि आपको देखें, जैसा मैंने आपको बताया, ये लार्जेस्ट नेटवर्क है, इसमें ढेर सारी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य है ये है फर्स्ट रेट ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना। ये ICR का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं आपको बता दूं कि बच्चे लोग आयुर्वेदिक छोड़ करके एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। आयुर्वेदिक छोड़ करके, मेरे को एक लड़का मिला 3 साल आयुर्वेदिक छोड़ करके एग्रीकल्चर में PhD दे करके यहाँ आया। तो ऐसे लोग आकर्षित हो रहे हैं, और ICR भी चाह रहा है कि एग्रीकल्चर में फर्स्ट ग्रेड सिटीजन आए। आपको लगता है कि एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद यहाँ आते हैं। अभी जिनका उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर में टारगेट करना है, आई टेल यू, वो बच्चे भी एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर में ICR का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, कृषि शिक्षा में उन बच्चों को आकर्षित करना जो वास्तविकता में नंबर 1 ग्रेड के बच्चे हैं। इसीलिए ICR जो है इतना सारा अट्रैक्शन दे रही है, इतनी सारी फेलोशिप दे रही है, नंबर ऑफ फेलोशिप को बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ गई है, और ढेर सारी फैसिलिटीज बढ़ रही है। एक मैं आपको यहाँ बताऊं, 30 फेलोशिप अभी नेताजी सुभाष ICR इंटरनेशनल फेलोशिप है। अब आप देश का तो छोड़ दीजिए, विदेश में जाने के लिए, पढ़ने के लिए आपको ढेर सारी सुविधाएं ICR प्रदान कर रहा है। ICR पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, ICR पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो है ये, इसका भी बड़ा हैंडसम अमाउंट है। 25 पोजीशंस हैं,
जो कि IVRI में है, NDRI में है, CIFE में है, और इसका अमाउंट देखिए 75,000 रुपये पर मंथ ये फेलोशिप है। 2 लाख कंटेंजेंसी अमाउंट है। ये मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आप पहले से प्लान करें, और यदि आप पहले से प्लान करके चलते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने कैरियर को बहुत अच्छा डायरेक्टिव्स प्रदान कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, फुल ब्राइट फेलोशिप, हम्बोल्ट फेलोशिप, डैड, FAO, CGIAR, कॉमनवेल्थ ओवर, ये फेलोशिप, ये कोई सपना मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये कहा जाता है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये फेलोशिप होल्डर जिनको ये फेलोशिप मिलती है वो बहुत बड़े टैलेंटेड होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन आई विल रिपीट, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नेवर अंडरस्कोर योरसेल्फ कि आप ये नहीं कर सकते। वो हर काम आप कर सकते हो। आपको याद होगा डॉक्टर प्रकाश जो IIT के डायरेक्टर है, इनॉग्रल फंक्शन में उन्होंने कहा था कि सबके अंदर वो जीन है, लेकिन इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जीन तो जो है, लेकिन इन्वायरमेंट के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये फुल ब्राइट फेलोशिप है, हम्बोल्ट है, डैड फेलोशिप। मेरा भतीजा है यहीं से एग्रो फॉरेस्ट्री में PhD किया। ही हैज़ बीन द रेसिपिएंट ऑफ डैड फेलोशिप। और मैं आपको अभी बता दूं, he is running only 49 years old. He is PhD from here only, this university. He is now head of the department. He is Dean Student Welfare, and he has visited 19 countries of the world. कितना? 19 कंट्री। यहाँ के बहुत सारे PMBB के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, they are in USA, they are in other countries of the world, and they are guiding PhD students. तो ऐसा मत सोचना कि ये सारा सपना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई सपना नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं। और नीचे देखिए कि फेलोशिप ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, ये तो हमारे बहुत सारे स्टाफ को मिली है। ये फेलोशिप कौन देता है? DBT देती है, DST देती है, बॉयज कास्ट देती है, CSIR देती है, ICR देती है। ये सारी फेलोशिप के आप हकदार हैं। और थोड़ा बहुत यदि आपने अभी से ध्यान दिया तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको ये फेलोशिप नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपको कोई सपना दिखा रहा हूं। कोई सपना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? उनके साथियों ने उनकी शर्ट में लिख दिया था, तुम गधे हो। एक दिन उन्होंने कहा, ये जो मुझे गधे कह रहे हैं, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो माई कलीग, इफ दे कैन डू वाई कांट आई? वाई कांट आई? ये एक लाइन ने उसको आइंस्टीन बना दिया, एक लाइन ने। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स एंड स्काई इज द अपर लिमिट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये फेलोशिप है जो अमाउंट में आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एंड दीज फेलोशिप्स यू कैन अचीव द गोल। अभी यूजी के लिए आप अभी आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन PG PhD के लिए आप डेफिनेटली अवेलेबल है। देख लीजिए PG की फेलोशिप। PG NTS जो है वो 5,000 आपको मिलती है। मंथली स्टाइपेंड जो है 12,640 है, और 6,000 कंटेंजेंसी अमाउंट है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि आपका खर्च 6,000 से ज़्यादा नहीं है। फेलोशिप का अमाउंट है 12,640 रुपये, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप ना कर सके। ठीक इसी प्रकार से एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। जैसा मैंने बताया, हमारे टाइम पे हम UGC को जानते नहीं थे ज़्यादा, केवल स्केल मिलता था, वो भी स्टाफ को मिलता था। लेकिन आज की तारीख में NEP के तहत अब UGC जो है, इट इज बिकमिंग ए बिगर एंड बिगर अम्ब्रेला, और ये अब शायद ICR को भी सबसाइड करने जा रहा है। तो अब आपको सारा कुछ UGC को जानना पड़ेगा कि UGC क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये भारत सरकार की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उच्च शिक्षा के मानकों को तय करती है, निर्धारित करती है, समन्वित करती है। और इसका जो सेक्रेटरी है और इसका जो चेयरमैन है वो बहुत बड़ा आदमी होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UGC, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और ये विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, ये मान्यता देना, आपने नाम सुना होगा, NAAC का नाम सुना है? NAAC नहीं सुना होगा। ये NAAC का है, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC। अभी आपने देखा होगा, कल पेपर में आया था कि रविशंकर विश्वविद्यालय को शायद पहली बार NAAC में A+ मिला है। क्या मिला है? A+ मिला, A+ और A++। A++
टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी को मिलता है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को पिछले बार A++ मिला था, रविशंकर को A+ मिला है। तो ये जो नेक है ये कौन करवाता है? यूजीसी करवाती है। अब ये नेक और हम क्या करवाते थे? हम NAEB के थ्रू, ICAR के थ्रू एक्रीडेशन होता था। अब नाउ नेक एक्रीडेशन इज गोइंग टू बी मैंडेटरी, इट इज गोइंग टू बी कंपल्सरी फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आल्सो। और यदि ऐसा नहीं है तो आप रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए यूजीसी को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। यह अनुदान प्रदान करता है, उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण, रखरखाव, शोध को बढ़ाना और शिक्षण, बहुत सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। अभी मैं एक ट्रेनिंग लेकर के आया, कहाँ से? जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ये यहाँ से भी ट्रेनिंग लेके आया 5 दिन की। इस 5 दिन की ट्रेनिंग में जो पूरा खर्चा है वो किसने वहन किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। एक व्यक्ति के पीछे कितना दिया? 50,000। कितना? 5 दिन की ट्रेनिंग का 50,000। और यही एक ट्रेनिंग अभी बेंगलुरु में हुई कुछ समय पहले, उसमें उन्होंने बोला IIT बेंगलुरु ने कि हम 1 लाख चार्ज करेंगे, भेजना है तो भेजो, नहीं भेजना मत भेजो। तो यूजीसी इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, दे बोर्ड 1 लाख रुपीस फॉर 5 डे ट्रेनिंग पर पर्सन। तो अभी यूजीसी जो है ये बहुत पैसे खर्च कर रही है नवाचार के लिए, शोध के लिए। और NCRF डॉक्टर नायडू आपको बताएंगे, जो नेशनल क्रेडिट रैंकिंग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, इसके विषय में पहले ये सिस्टम था ही नहीं। अभी आप आधा यहाँ पढ़िए, 2 साल के बाद आप जाना चाहते हो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आप बाकी 2 साल करना चाहते हो, यू कैन गेट योर सेल्फ ट्रांसफर्ड। और यहाँ की सारी कैंडिडेट आपकी कंसीडर होंगी, वहाँ की भी कंसीडर होंगी, और आप कहीं से भी, जहाँ से चाहो वहाँ से डिग्री ले सकते हो। ये सारी फैसिलिटी जो है, ये सारा लचीलापन जो है, ये केवल NEP 2020 में है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ड्वेल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री, हाइब्रिड डिग्री, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जैसा भी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का बता रहा था, आपने 3 साल यहाँ किया, 1 साल वहाँ किया, तो 2 बैचलर डिग्री मिलेगी। और 1 साल और यदि रुक गए तो 5 साल वहाँ से हो गया, तो आपको 2 बैचलर और 1 PG, कितनी डिग्री मिलेगी? 3 डिग्री। कितने साल में? 5 साल में 3 डिग्री, यहाँ 6 साल में 2 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू गेट योर सेल्फ अपडेटेड, यू हैव टू सी। और ये मल्टीपल एंट्री, एग्जिट, इंटरनेशनलाइजेशन, माननीय कुलपति जी ने मेरे को कहा कि ये इंटरनेशनलाइजेशन के तहत हम बच्चों को कैसे आकर्षित करें। हमने एक प्रोग्राम बना करके स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया, and we presented also along with the registrar, and I tell you we are happy to say that 1.25 करोड़ रुपए करीब अभी हमको, ये इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट इन स्टाफ टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड द डेपुटेशन ऑफ स्टाफ फ्रॉम ओवरसीज टू योर ओन कंट्री, योर ओन यूनिवर्सिटी। इसके लिए अभी हमको स्टेट गवर्नमेंट ने 1.25 करोड़ रुपए दिया है। तो यू गेट योर सेल्फ रेडी फॉर गोइंग टू एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एवर यू वांट टू गो। अभी से आप नेट से अपनी रीच बढ़ाइए, और इसका भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा, एक पोर्टल है, आप उसको एक्सेस करिए, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इसके तहत बाहर से बच्चों को हम यहाँ आकर्षित कर रहे हैं। विदेशों के बच्चे हमारे यहाँ आए, ताकि हम उनके बीच में रह करके और क्रॉस लर्निंग करके हम अपनी चीज़ उनको बताएं, उनकी चीज़ आप सीखें। ठीक है ना? तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ढेर सारे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, एमेरिटस प्रोफेसर, ये बहुत सारे। फिर शैक्षणिक और नैतिक दृष्टिकोण को सुधार के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, और बहुत सारे जो वो हैं इनिशिएटिव्स है, ये यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने लिया है। अभी विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो है, ये गुरुग्राम में, नोएडा के पास में गुरुग्राम में, ये यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस खोल रहा है। ये शायद वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में अपना ऑफिस खोल रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ये भी सब फ्री कर दिया कि बाहर की यूनिवर्सिटी को यहाँ अलाउ कर रहे हैं, ताकि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन और एजुकेशन हो सके। आपको याद होगा तक्षशिला और नालंदा का आपने नाम सुना होगा, ये दोनों यूनिवर्सिटी बिहार में थी। और आपको मालूम होगा कि आज के 200 साल पहले बिहार में इन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के छात्र यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। आज हम यूके में जाकर के
यूएसए में जाकर के, जर्मनी में जाकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि होता इसका उल्टा था। वो लोग हमारे यहाँ आके आकर के और वो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है ये स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे विद्यार्थी जो है वो इंडिया में आकर के और इंडिया के कल्चर को जाने, इंडिया की शिक्षा को जाने। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अभी बनने वाला है, इसके यूजीसी बना रही है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें अभी तक यूजीसी, एआईसीटीई, ये भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी सारी इसके अंडर आती है, और एनसीटीई, इन तीनों को मिलाकर के, और हो सकता है आगे आने वाले समय में शायद आईसीआर भी मिल जाए, और इन सबको मिलाकर के एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला बनने जा रहा है जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यूजीसी अपनी नीतियों को और भी बहुत सुदृढ़ कर रही है, और ये यूजीसी जो है ये दो, एक नैक और दूसरा एनआईआरएफ। एनआईआरएफ की चर्चा माननीय कुलपति महोदय ने किया था, और हमको बहुत खुशी है कि वी आर एट 39th पोजीशन आउट ऑफ 150 यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, और अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग का रिजल्ट इसी माह के एंड में आने वाला है। आई एम दी नोडल ऑफिसर फॉर एनआईआरएफ रैंकिंग। हमारे डीन साहब बैठे हुए हैं, पुराने डीन, और हम लोगों ने इसमें बहुत प्रयास किया, तो हमको पिछले बार टॉप 40 एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, उसमें हम 39th पोजीशन में थे। एंड दिस ईयर in 2025 we hope that we may be in between 35 to 36 position out of maybe more than 150 organization of the country. So friends, this UGC quality parameters, NAC and NIRF, ये बहुत ही important quality parameters हैं, और जिनके तहत मेरे ख्याल से इन पे आपको भी ध्यान देना होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो NIRF रैंकिंग है, इसमें केवल स्टाफ का रोल नहीं है, इसमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये बहुत बड़ा योगदान है। 40 नंबर 100 में से इसी पे है कि कितने बच्चों ने, मान लो उदाहरण के लिए 2000 की इनटेक कैपेसिटी है, 2000 में से 2000 पास हो गए, तो आई टेल यू यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे आपके इवैल्यूएशन जो होते हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल जो है बच्चों का है। ठीक इसी प्रकार से स्टाफ का है, और ठीक इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी का है। तो ये यूनिवर्सिटी का असेसमेंट है, स्टाफ का असेसमेंट है, और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट का असेसमेंट है, और ये सबको मिला करके ये एनआईआरएफ रैंकिंग बनती है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग में इट इज़ नॉट ओनली द रोल विच इज़ टू बी प्लेड बाय द स्टाफ, equal role is to be played by the students. So you are equally responsible for higher ranking of the university. So I hope that you will do your best. With this, I thank you all, and I thank the Dean, College of Agriculture also, Dr. To share my views with you. Thank you very much. If you have any issues, any questions, you are welcome. शायद मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई थॉट कि ये जो आपको यूजीसी और आईसीआर के विषय में पूरी जानकारी हो, तो शायद आगे आने वाले समय में ये शायद आपको हेल्प करेगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई नहीं है? पढ़ाने वाला ठीक नहीं है मतलब कि पढ़ने वाला ठीक नहीं? कोई हो तो हाथ उठाइए जल्दी। हाँ बोलिए। यस बोलिए, क्या है? बोलो जल्दी बोलो, दूसरे स्पीकर आ चुके हैं। आ जाओ बेटा, बोलो बोलो। सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि 3 साल हमें कॉलेज में पढ़ना है, फिर 1 साल के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया जाने का भी मौका मिलेगा, तो हम कैसे जा सकते हैं उस 1 साल? हमें कोई एग्जाम पास करना होगा या? वो आपकी मैडम को बोलो, आपकी मैडम को मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ। मैं तो उसको करवा नहीं पाया, मैडम बैठी हैं और पहले वाले डीन बैठे हैं, अब ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इनको मैं सारे गुरु मंत्र दूंगा, और आपको जर्मनी जब तक नहीं जाने, ऑस्ट्रेलिया जब तक नहीं भेजेंगे, तब तक रिटायरमेंट के पहले ऑस्ट्रेलिया भेजना ही है, लेकिन उसमें मैडम का सपोर्ट चाहिए। आपको ये करना है कि यू हैव टू परफॉर्म वेल। उसमें यह है कि 1 साल यदि वहाँ करना है तो दे विल चूज दी टॉप मोस्ट स्टूडेंट, तो आपका OCGA जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए।
If you are topper maybe in the 2%, 3% student, then definitely you may be chosen by Western Sydney University. समझ रहे हैं ना? Yes. तो उसमें और वहाँ की चिंता मत करिए, वहाँ की फेलोशिप वगैरह सब वो देंगे, प्रोवाइडेड कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाए। लेकिन सेलेक्ट जैसा मैंने कहा, जो अच्छा करते हैं तो सिलेक्शन होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना? Yes, sir. तो उसके साथ अभी हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द होने वाला। ICAR का ऑलरेडी उनसे MOU साइन हो चुका है, हम लोग थोड़ा पीछे हैं उसमें। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन संभव ये नहीं हो पाया है, लेकिन वो मैं मैडम को बतलाऊंगा, और उसके बाद वी होप कि ये जल्दी मैटेरियलाइज हो जाए, ठीक है? Yes, sir. हाँ, और कौन था? Thank you. हाँ बोलो बेटे। सर मेरे को ये जानना था कि जैसे कल आईटी के प्रोफेसर ने बताया था कि हमको मतलब प्रोजेक्ट मिलेंगे उनके थ्रू, तो मतलब वो बीटेक के लिए था कि मतलब बीएससी के लोगों को भी मिल सकता है मतलब project? BSc AG के लोगों को भी मिल सकता है। BSc 4th ईयर के बाद जो है, देखिए, इफ़ यू हैव सम इनोवेटिव आइडिया, आप उनके पोर्टल पे जाकर के उनके वो ले लीजिए, आप IIT भिलाई का डालिए और उनको भेजिए आप। वो कोई भी नए आइडिया, कोई ज़रूरी नहीं कि 4th ईयर वालों को ही लाएं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम योर ओन स्टडी आजकल बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ की छुट्टियों में आप जाकर के वहाँ कुछ कर सकते हैं, 1 माह के 2 माह के प्रोग्राम कुछ ले सकते हैं, वो तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है आपको। और ऐसा कुछ नहीं है, आजकल जो है देखिए, पूरे ज्ञान का एक जगह कंसोलिडेशन हो रहा है, समझ रहे हैं ना? जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए अब आपको ड्रोन चाहिए, आपको बहुत सारे IITs की बगैर आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपको मैं बता दूं, एग्रीकल्चर में अब जितने एग्री स्टार्टअप हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 90% ऑफ द एग्री स्टार्टअप्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड, नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि 90% एग्री स्टार्टअप्स आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, वो उनको हमसे ज़्यादा पता है, और एग्रीकल्चर के लोग नहीं ले रहे हैं। वो एग्री स्टार्टअप में एग्रीकल्चर के लोग इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास बेसिक ज्ञान है एग्रीकल्चर, इसके बाद भी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए NEP में ये प्रोविजन रखा गया है कि एग्रीकल्चर हैज़ टू हैव एन यूनिवर्सिटी, ए बिगर अम्ब्रेला, जहाँ एग्रीकल्चर भी हो, जहाँ इंजीनियरिंग भी हो, सब हो, NIT के इंजीनियरिंग भी हो, सब हो, ताकि साइंस का डेवलपमेंट हो सके। अभी हमारे यहाँ ड्रोन की हम बात करें, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ AI का, जैसा उन्होंने बताया था, बहुत स्कोप है, लेकिन AI कौन पढ़ाएगा यहाँ? नोबडी नोज AI। तो यू हैव टू हायर द फैकल्टी फ्रॉम IITs, फ्रॉम NITs, समझ रहे हैं? तो उन्होंने जो बताया है वो बताया ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो आप, जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मेरे फील्ड का जो प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन में, उन्होंने जैसे हमने एक क्रॉप डॉक्टर बनाया कि डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं। बहुत से इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे IG के साथ मिलके वो IIT काम कर रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जिसमें आप जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना एग्रीकल्चर के, तो 1 साल के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ आपको हिट करना है। तो आप अभी थोड़ा यू एक्सपोज यूर सेल्फ टू सम ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, देन यू प्लान। अभी से आप ऐसा मत सोचो, जब आप एग्रीकल्चर के वो सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, कम से कम 8-10 सब्जेक्ट, तब आपको आइडिया होगा, देन यू थिंक इन दोज डायरेक्शन कि हाउ यू कैन गेट यूर सेल्फ लिंक्ड विद द IITs। तो उस प्रोजेक्ट का कुछ क्रेडिट मिलेगा क्या? क्रेडिट आपका स्वयं का कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, और क्या, ये क्या कम क्रेडिट है? नहीं तो अगर उस प्रोजेक्ट को अगर अपन बिल्ड करेंगे तो उसका क्रेडिट मतलब स्कोर्स में मिलेगा क्या? अरे आपको आपके पर्सनल डेवलपमेंट की क्रेडिट कम है क्या? सब्जेक्ट पढ़ोगे वो बताए तो क्रेडिट मिलेगी। ये इस प्रकार के जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में आपका पर्सनल बेनिफिट होगा, उसकी कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट का क्रेडिट है जैसे? हाँ, वो मिलेगा आपको, वो तो ऑनलाइन का मिलेगा। ये जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनमें आपका डेवलपमेंट होगा ना, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। कल को आप उनसे मिलकर के एक बड़ा अच्छा खासा स्टार्टअप डाल सकते हो। हाउ द आइडियाज डेवलप, हाउ द आइडियाज केम इन योर माइंड। जब आप छोटे छोटे आइडियाज को मिलकर के बड़ा सोचोगे तभी तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट को पहले अंजाम दो। पहले मैं ये आपसे कहूँगा, ये जो आप स्टार्टअप की बात है ना, ये थोड़ा 1 साल आप थोड़ा यू गेट यूर सेल्फ एक्सपोज टू द एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट्स, देन यू थिंक इन दोज डायरेक्शन कि वेयर यू कैन कंबाइन विद देम, वेयर यू कैन इंटरवीन। समझ रहे ना? यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? जी सर। अभी सेटिस्फाई नहीं हुए आप? जी सर।
तो आपके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप पहले एग्रीकल्चर के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ो, उनको पढ़ने के बाद फिर देखो कि इनमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जो है या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स या इंजीनियरिंग, हाउ इंजीनियरिंग कैन बी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। जी सर। समझ रहे हैं ना? जब आप पहले यहाँ के सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको आइडिया आएगा। जी सर। देखो आइडिया थोपे नहीं जाते हैं बेटा, ये आपको अंदर से आने हैं। अब मैं आपको बता दूंगा उससे काम नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा। सर आपने ना AIEE एग्ज़ाम पीजी के बारे में बताया, उसकी तैयारी कैसे करने है? उसकी तैयारी ऐसे करने हैं, BSc AG के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें अलग अलग वो बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, प्रोटेक्शन ग्रुप है, प्रोटेक्शन ग्रुप है। जैसे प्रोटेक्शन ग्रुप में पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी से जो सब्जेक्ट्स आप अभी यूजी में पढ़ोगे, ये सारे उसमें आते हैं। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं। आप आईसर की वेबसाइट में जाके देखिए कि AIEE का सिलेबस क्या है। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हो, और उनमें कुछ ग्रुप्स हैं। इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पीजी 33 सब्जेक्ट से हो सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पीजी में 33 सब्जेक्ट्स पे आपका AIEE हो। उसमें कुछ ग्रुप्स बने हैं तो कम। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि प्लांट प्रोटेक्शन है, ये एक ग्रुप है। इसमें आपको एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, ये तीन को मिलाकर के उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। यदि इसको आपने क्रैक कर लिया तो डेफिनेटली आपको वो फेलोशिप मिलेगी। कुछ अलग डिपार्टमेंट में, जैसे प्रोडक्शन में जैसे एग्रोनॉमी है और सॉइल साइंस है, ये दोनों 50% ओवरलैपिंग है। इसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट्स आप जाके देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पीजी में हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। तो ये जब आप एग्रीकल्चर के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब आपको आइडिया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपका कैरियर बनाना है, किस में आपको पीजी करना चाहिए, PhD करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो वो सब्जेक्ट अभी आप अंडर ग्रेजुएट में सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। जो पीजी का एग्जाम होगा वो सारे अंडर ग्रेजुएट में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट के सिलेबस के आधार पर आपका पीजी का एग्जाम होगा। यू गॉट माय पॉइंट? एंड फॉर डिटेल यू कैन सी द सिलेबस ऑफ AIEE इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है? सेटिस्फाइड? आगे अलग से भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर था ना वहां पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लेक्चर से निश्चित ही हमारे विद्यार्थीगण लाभान्वित हुए होंगे और भविष्य में और इन विषयों पे वो सोचते रहेंगे। आप लोगों की तरफ से बहुत ही हर्ष की बात थी कि कुछ बच्चे तो इनिशिएटिव्स लिए कुछ क्वेश्चन पूछने में, तो उनके लिए भी ताली बजाइए।